चलिए 3 मिनट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम शुरू करें लास्ट कंपोनेंट। हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा। मैं कोशिश करूंगा इसको हम लोग इस कंपोनेंट का खत्म कर दें ताकि हम लोग का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं सर वो एग्जामिनेशन से है जो सर रोल नंबर क्लास और पेपर कोड ये सब लिखना है सर, सारे पेज में लिखना है या फिर पहले ही पेज पर लिखना है? सब में लिखना होगा आपको, रोल नंबर सब में लिखना होगा, रोल नंबर सब में लिखना होगा। सर आठ चीजें दिया गया है उसमें। रोल नंबर सब पे लिखना होगा, रोल नंबर। रोल चलिए हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे प्लानिंग की, कंसेप्ट टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। उस पर हम लोग लास्ट डे पर चर्चा कर रहे थे ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया और उसके संदर्भ में कुछ टर्मिनोलॉजी। स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ रेट के रेफरेंस में ट्रिकल डाउन के बाद हिंदू ग्रोथ रेट और हिंदू ग्रोथ रेट के रीसेंट कंसेप्ट्स हमारे क्या रहे हैं अब तक डेटा बेस्ड। अब जो ग्रोथ रेट को हमने इसलिए हाईलाइट किया था बिकॉज सेकंड कंपोनेंट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो हमने बार बार चर्चा की थी कि पहली बार इंडियन प्लान हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई एक इशू कंटिन्यूअसली 2 बार सेंट्रल फोकल थीम के रूप में रखा गया था, एंड दैट इज द इशू ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि, जिसके साथ हम लोग समावेशित विकास को भी देख सकते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिवनेस बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो गया रिसेंट टाइम। अब थोड़ा इसके हम मीनिंग देखें, इसके कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस देखें और कुछ इश्यूज को इसको हम लोग लिंक करेंगे ना। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ग्रोथ रेट की, आपने देखा था कि फर्स्ट 3 डिकेड्स इंडिया was going through a very low growth rate of 3.5% per annum. Then we start moving upward. It increased to 5 plus, then 6 plus, then 7 plus. तो लगातार हम लोगों ने विगत दशकों में ग्रोथ रेट को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने में सफलता पाई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने रोस्टो के शब्दों में टेक ऑफ कर लिया है। हमने ये लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी appears to have decidedly taken off, टेक ऑफ कर लिया है, उत्कर्ष कर लिया है, and moved from a phase of moderate growth to a new phase of high growth. और एक अल्प समृद्धि की अवस्था से बाहर निकलकर हम लोग एक उच्च समृद्धि की अवस्था पर आ गए हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम उसको अपने हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ले आए हैं तो उसको सस्टेन करना है, बनाए रखना है। केवल हम आ गए हैं पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर हमें 2 इश्यूज और 3 प्रायोरिटीज पर खास विचार करना होगा। इसके लिए हमें वी रिक्वायर टू फोकस ऑन 2 इश्यूज एंड 3 प्रायोरिटीज। तो पहले हम 2 इश्यूज की बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में इंडिया के लिए 2 इश्यूज क्या हैं, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है। तो पहला मुद्दा है द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई ग्रोथ विद मॉडरेट इन्फ्लेशन। पहला इशू है कि हम हाई ग्रोथ को सस्टेन करें, निरंतर बनाए रखें, किंतु साथ साथ मुद्रास्फीति की दर निम्न हो, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर उच्च होगी तो हम ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक ग्रोथ का आकार कम होगा, लोगों का जीवन स्तर खराब होगा। इसलिए पहला इशू है ग्रोथ को सस्टेन करें, साथ साथ इन्फ्लेशन रेट को हम लो लेवल पे बनाए रखें, मॉडरेट टू लो लेवल। सेकेंड इशू है इंक्लूसिव नेचर ऑफ सच हाई ग्रोथ। Now this issue is, it is not only the importance of high growth that has to be sustained, but what should be the nature of that high growth. केवल उच्च समृद्धि को प्राप्त करना और बनाए रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम उस समृद्धि की जो प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है, वो समावेशी हो। हाई ग्रोथ शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव, हाई ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव। तो पहला ग्रोथ को उच्च स्तर बनाए रखना और दूसरा उस ग्रोथ के नेचर को इंक्लूसिव मेंटेन करना। दीज आर द फर्स्ट 2 इश्यूज। अब इसके लिए हमारे सामने 3 प्रायोरिटीज हैं कि अगर हम 2 इश्यूज हैं तो 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। पहला तो प्रायोरिटी ये है राइजिंग टू द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग हाई ग्रोथ। पहला कि उन चुनौतियों का सामना करना जो उच्च ग्रोथ को बनाए रखने और प्रबंधित करने के मार्ग में आते हैं।
अपना सामर्थ्य इस प्रकार बढ़ाना कि हम उच्च ग्रोथ को मेंटेन करें और उसको प्रबंधित करें। सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी है कि ग्रोथ के दो पिलर्स हैं, दो स्तंभ हैं। पहला है फिस्कल प्रूडेंस और दूसरा है हाई इन्वेस्टमेंट। पहला है फिस्कल प्रूडेंस, यानी राजकोषीय स्थिति हमारी सैद्धांतिक हो, अच्छी हो, यानी बजट में घाटा कम हो, रिसोर्सेज हाई हो, एटसेट्रा। और हाई इन्वेस्टमेंट और निवेश की दर को हम उच्च बनाएं। तो अगर हम अपने बजट को संभाल पाएंगे, राजकोषीय स्थिति सैद्धांतिक आधार पर रहेगी, घाटे का आकार कम रहेगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, तो ये दोनों ही बातें हमारे ग्रोथ को हाई पर ले जाएंगी। तो ये ट्विन पिलर्स हैं, ये जुड़वा स्तंभ हैं, बॉल्स्टर करते हैं हाई ग्रोथ के लिए। और तीसरा है इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन क्रिटिकल एरियाज सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड सपोर्ट फॉर द नीडी। केवल हाई ग्रोथ को बनाए रखना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो निर्धन है उनके लिए सहायता है, उन सब क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मस्ट इंक्रीज so that the benefits flow towards the needy, especially in the areas of education, health and other support. तो ये तीन हमारी प्रायोरिटीज हैं आज की तारीख में, जो निरंतर बनी हुई हैं in relation to those two issues. I hope it should be very simple. What are the two issues now? Or what are three priorities now? Now, जो सेकेंड इशू आपका था, इशू में आपने देखा कि नंबर वन इशू वाज टू सस्टेन हाई ग्रोथ और सेकेंड इशू था इंक्लूसिव नेचर ऑफ दिस ग्रोथ। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कंपोनेंट है जो हम जिसकी हम बात करें वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सेकेंड कंपोनेंट पर, सेकेंड इशू पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है सेकेंड इशू इज अबाउट द नेचर ऑफ दिस हाई ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। इस उच्च समृद्धि की प्रकृति के रूप में जो हमारा मुद्दा है वो समावेशन का है। अभी दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंस है। मैंने लिखा है देयर कैन नॉट बी इंक्लूसिव ग्रोथ विदाउट ग्रोथ इटसेल्फ। जब तक हम ग्रोथ को हाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव हो ही नहीं सकता। इंक्लूसिव ग्रोथ को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा ग्रोथ भी ऊंचा हो। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन वो ग्रोथ हमें नहीं चाहिए जो इंक्लूसिव ना हो। इसलिए मैं लिखा है कि सेकंड इशू इज अबाउट नेचर ऑफ हाई ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। नाउ क्वेश्चन इज हमें क्यों फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। अगर आपको याद होगा मैंने लिखाया था 11th प्लान का सेंटर फोकल थीम था आपका इंक्लूसिव ग्रोथ और 12th प्लान का फोकल थीम था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने जब इंक्लूसिव व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोर थीम सेंटर फिलॉसफी, हमने इस बात पर बहुत हाईलाइट किया था। तो व्हाई डू वी नीड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ? तो हमने का लिखा है कि वे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके दो कारण हैं। नंबर वन, टू जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर नीडेड टू फॉर इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बल्क ऑफ द पॉपुलेशन। हमें तीव्र और अधिक समावेशी समृद्धि इसलिए चाहिए ताकि हम अधिक आय और अधिक रोजगार अवसर निर्मित कर सके, ताकि बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर बल्क ऑफ पॉपुलेशन के जीवन स्तर में हम सुधार कर सकें। टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड वी नीड टू जनरेट more income and more opportunities. The second issue is to generate resources needed for financing social sector programs. If we have high growth rate, if we have high growth means income, only then we will able to generate resources so that we can finance the sectors and finance the programs which aim to reduce poverty and enabling inclusiveness. अगर हमारे पास संसाधन अधिक होंगे तो हम उन सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आदि क्षेत्रों के लिए हम अधिक संसाधन लगा पाएंगे जिसका प्रभाव निर्धनता में कमी लाना और जिसका प्रभाव समावेशन को वृद्धि करने में हो सकता है। Now, question is why we are focusing on these two issues. तो हमने देखा कि इंडिया ने हाई ग्रोथ अचीव कर लिया, लेकिन उस हाई ग्रोथ के साथ साथ हमारी कुछ जो चिंताएं हैं वो चिंताएं हम अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंक्लूसिव और हाई ग्रोथ हमें क्यों होना चाहिए।
पहला है, हमने लिखा है 3-4 पॉइंट लिखे मैंने। क्लियरली नाउ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इकोनॉमी विद अ स्टनिंग बट जॉबलेस ग्रोथ। भारत को अब एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जाता है जो चमत्कृत अर्थव्यवस्था के रूप में तो है, अभिवृद्धि की अर्थव्यवस्था तो है, बहुत तेजी से ग्रोथ तो किया है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, लेकिन रोजगार विहीन समृद्धि। अर्थात हमने इकोनॉमिक ग्रोथ तो हाई कर लिया, लेकिन साथ साथ जॉबलेसनेस बढ़ गया। आपको याद होगा हम लोगों ने जब ग्रोथ, बहुत शुरुआत में ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो हमने लिखा कि किस तरह की समृद्धियां हमें नहीं चाहिए। तो उसमें एक हमने लिखा था, वी डोंट रिक्वायर जॉबलेस ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि हो जाए लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जाए तो वो उचित नहीं है। बट इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड कंट्री विद हाई ग्रोथ बट जॉबलेस, अ बूमिंग इकोनॉमी विद ग्रोइंग गैप्स। अर्थव्यवस्था तो हमारी बूम कर रही है, अभिवृद्धि कर रही है, लेकिन गैप्स जो हैं, इनकम गैप्स जो है समाज में, वो बढ़ते जा रहे हैं। Where the spectacular successes made have not been shared by all equally। अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था को हम इस स्तर पर आज हम हैं जहां पर जो चमत्कृत सफलताएं हमें मिली है, उसे सभी लोगों द्वारा समान रूप से भागीदारी उसमें नहीं हो पाई है। अर्थात गैप्स आर देयर, डिस्पैरिटीज आर देयर। तो अगर डिस्पैरिटीज और गैप्स हैं तो वो अर्थव्यवस्था उचित नहीं होगी। यानी द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज बीन एक्सक्लूसिव, अर्थात जो भारत की समृद्धि है वो विशिष्ट है, असमावेशी है, वो समावेशी नहीं है। अर्थात कुछ लोगों को बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मिले हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन लेफ्ट अवे फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ हाई ग्रोथ। इसीलिए देयर इज अ नीड टू मेक इट इंक्लूसिव, और ये लंबे समय से हमें ये अनुभव हम कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना आवश्यक है। फिर हम लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक आखिर, लेकिन ऐसा हाई ग्रोथ हमने किया कैसे? तो हमने लिखा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैव अनलीज्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी इन सर एक्सक्यूज मी सर, टेक्स्ट नहीं शो कर रहा है। टेक्स्ट शो नहीं कर यस रहा सर, कर रहा है सॉरी सर, अब करने लगा। ओके, हम लोग लिख रहे हैं कि जब हम लोगों ने 90s के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण किया और वैश्विक बाजार के अवसर हमारे देश के लोगों के लिए खुल गए, तो इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर एनर्जी को भी बंधन मुक्त कर दिया। यानी जो उद्यमिता ऊर्जा हमारे पास थी, उस पर अब तक अपॉर्चुनिटी न होने के कारण बंधन लगे हुए थे। अब हम बंधन मुक्त होने के कारण अब उन ऊर्जा को हम लोग वैश्विक बाजार तक लाने में सफल हुए। लेकिन प्रभाव क्या हुआ? वन सेक्शन सेलिब्रेट्स डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ, जहां एक वर्ग समाज का दोहरे अंकों के जीडीपी ग्रोथ से लाभान्वित होता है। अनदर सब्सटैंशियल सेक्शन कंटेम्पलेट्स इट्स ब्लीक प्रॉस्पेक्ट। वहीं दूसरा बड़ा भाग अपने भविष्य विहीन संभावनाओं के कारण निरंतर निराशाजनक दृष्टिकोण में रहता है। India's poor are bewildered by an ever declining quality of life। और भारत के निर्धन हैं, वो निरंतर गिरती हुई जीवन स्तर में फंसे हुए हैं। Decay in public services and their lack of access to the foundation for a fruitful future। लोक सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट हुई है और वहां तक पहुंच या उसकी उपलब्धता में अभाव रहा है, जिससे कि एक अच्छे फलदायक भविष्य के जो आधार हैं वो हमारे पिछड़ गए हैं। अर्थात एक बेहतर भविष्य कब हो सकता है? जब डिसेंट एजुकेशन हो, एक अच्छी शिक्षा उपलब्धता हो, रिलायबल हेल्थ केयर हो, विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं हो, एंड असिस्टेंस टू एस्केप द पॉवर्टी ट्रैप। तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए, निर्धनों के लिए इस प्रकार की सहायता हो जो उन्हें निर्धनता के जाल से मुक्त होने में सहायक हो सकेंगे। लेकिन ये सारी बातें हो नहीं सकी हैं। इसलिए इंडिया को जो हम लिख रहे हैं कि एक तरफ हाई ग्रोथ है और दूसरी तरफ
ग्रोइंग गैप्स है, अभाव है, अलगाव है, जॉबलेसनेस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में गिरावट है। इसलिए जो ग्रोथ का नेचर हमारा है वो इंक्लूसिव नहीं हो पाया है। Over the years, our policies have lulled the poor into dependency mindset. और वर्षों से जो हमारे निर्धन है वो एक निर्भरता आधारित मानसिकता पर ही ग्रसित रहे हैं, where they look to the government to do everything for them. और वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए सब कुछ सरकार द्वारा ही किया जाएगा, where they see themselves as supplicants grateful for whatever trickle down. और सोचते हैं कि जो कुछ भी उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा थोड़ा बहुत मिल गया, ट्रिकल डाउन होता गया उनकी तरफ, वही उसके लिए भी वो कृतज्ञ रहते हैं। ये मानसिकता हमारे निर्धनों की है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे सपोर्ट के लिए हो, चाहे सब्सिडी के लिए हो। दे रिमेन ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट फॉर व्हाटएवर सर इज रिसीव्ड बाय देम। हाँ सर, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है? मैं लास्ट टाइम में ट्रिकल डाउन को मैं बहुत डिटेल बता चुका हूँ, प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन। मैंने 1 घंटा बताया था आपको, देखिए आपका सब पूरा लिखा हुआ ट्रिकल डाउन फिल्ट्रेशन, कहाँ शब्द आया, अगर आप मिस कर गए तो लास्ट क्लास, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई हैड गिवन 1 आवर टू ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन सामने लिखा हुआ है, कहाँ से ये आया है, इतिहास क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, व्हाई वी डिस्कार्ड, इसको हिंदू ग्रोथ में क्या था। आई हैव कवर्ड दिस ऑल, therefore I won't like to repeat that because we have lack of time right now. रिसाव टपकन मैंने बहुत सारा समझाया था इसको, इसकी मीनिंग क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, हमने ग्रोथ को हाईलाइट फ्रंट क्यों रखा था, उसके बेनिफिट ट्रिकल डाउन का मतलब क्या था, छनन या रिसाव या टपकन रणनीति, मैंने ये बहुत समझाया था। आई होप मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर दिस। नाउ हमने कहा कि अब तक हमारी मानसिकता ट्रिकल डाउन अप्रोच से डिपेंडेंसी मानसिकता की रही है, एंड व्हाटएवर वी रिसीव वी रिमेन ग्रेटफुल फॉर दैट ट्रिकल डाउन। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम ट्रिकल डाउन पर न जाकर उनको अधिकार के रूप में देखें। मैंने वही लिखा है, द पुअर नीड टू परसीव देमसेल्व्स एज इक्वल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस। आवश्यकता इस बात की आज है कि निर्धन भी अपने आप को भारत की प्रगति में एक बराबर के भागीदार के रूप में देखें, न कि वो केवल याचक के रूप में अपने आप को देखें कि व्हाटएवर ट्रिकल्स डाउन टू देम दे रिमेन ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। That they can demand a certain quality and quantity of social sector services that they deserve by right, तथा वो सामाजिक सेवाओं के एक निश्चित मात्रा और निश्चित गुणवत्ता को मांग उसकी कर सकें जो उनका अधिकार है, that they deserve by right। वो केवल याचक की भूमिका न निभाए बल्कि वो एक अधिकार के रूप में उसकी मांग कर सके। आवश्यकता आज इस बात की है। फिर मैंने लिखा है कि जो लास्ट बात कहते हैं, प्लान में सेंट्रल फोकल थीम रखा गया था, 11th में पहली बार, 12th में दूसरी बार। हमने लिखा कि द 11th Five Plan admitted candidly that although economic growth has accelerated, it has failed to be sufficiently inclusive, particularly after mid-90s। हमने लिखा था, प्लानिंग कमीशन ने कहा, प्लानिंग कमीशन स्वीकार किया स्पष्ट रूप से कि यद्यपि 1990 के बाद आर्थिक समृद्धि में तीव्रता आई है, लेकिन ये पर्याप्त समावेशी बन सकने में असफल रही है। यानी इसका स्वरूप असमावेशी रहा है, समावेशी नहीं हो पाया है। इसीलिए हमें समावेशी बनाने की आवश्यकता इस बात की है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ सवाल यह है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने लिखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज डिफाइंड एज ग्रोथ दैट डज नॉट एक्सक्लूड एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समावेशी समृद्धि की परिभाषा एक ऐसी समृद्धि के रूप में दी जाती है जो समाज के किसी भी समूह को, किसी भी वर्ग को एक्सक्लूड नहीं करता, अलग थलग नहीं करता, उसको छोड़ नहीं देता। यानी ये ऐसी विकास रणनीति के समान है जिसे हम कई नाम से पुकार सकते हैं। इट इज akin to the development strategies such as growth with justice। अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ को हम न्याय के साथ समृद्धि कह सकते हैं, ग्रोथ विद इक्विटी समता के साथ समृद्धि कह सकते हैं, ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के साथ समृद्धि कह सकते हैं, ग्रोथ विद अ ह्यूमन फेस एक मानव स्वरूप के साथ समृद्धि कर सकते हैं, और वी कैन कॉल इट प्रो पुअर ग्रोथ
अर्थात निर्धनोन्मुख समृद्धि के रूप में देख सकते हैं. We can use all these concepts, all these terms for the issue of inclusive growth. वह ग्रोथ जो न्यायोचित हो, समता मूलक हो, उसका वितरण पिछड़े हुए वर्गों की ओर हो, जिसका मानवीय चरित्र हो, अर्थात जो निर्धन उन्मुख हो, that is known as inclusive growth. Now inclusive growth is now at the heart of mainstream development economics. आज जो प्रमुख विकासात्मक अर्थशास्त्र है, उसका केंद्र बिंदु इंक्लूसिव ग्रोथ बन गया है. कभी हम लोग ग्रोथ को मेन बिंदु देखते थे, but it has now been discarded, and now we recognize inclusive growth as the heart of the mainstream development economics. Now, what is the meaning? जो हमने यहाँ टर्मिनोलॉजी कुछ यूज की है, उसकी मीनिंग क्या है? तो मैंने लिखा है कि inclusiveness means many different things, and each aspect of inclusiveness possesses its own challenges for policy. समावेशी समृद्धि को हम बहुत आयामों से देख सकते हैं, और ये बहुत प्रकार से इसकी परिभाषा की जा सकती है, और इसका प्रत्येक आयाम नीतिगत चुनौतियां भी अपने प्रकार की उत्पन्न करता है. जैसे हम लोग इंक्लूसिवनेस को एज पॉवर्टी रिडक्शन भी देख सकते हैं, अर्थात निर्धनता में कमी लाने के रूप में समावेशन. इंक्लूसिवनेस एज ग्रुप इक्वलिटी, समूह की समानता स्थापित कर सकने के रूप में समावेशन. इंक्लूसिवनेस एज रीजनल बैलेंस, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित कर सकने के रूप में समावेशन. इंक्लूसिवनेस एंड इनइक्वलिटी, असमानता तथा समावेशन. एंड इंक्लूसिवनेस एज एम्पावरमेंट, तथा सशक्तिकरण के रूप में समावेशन. हम लोग इंक्लूसिवनेस को बहुत सारे डायमेंशंस में उसकी मीनिंग और उसके कंसेप्ट के रूप में देख सकते हैं. फिर मैंने लिखा है कि द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंप्लाइज डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन द मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. समावेश समृद्धि व्यष्टिभावी और समष्टिभावी निर्धारक तत्व जो है आर्थिक समृद्धि के, उनके बीच में प्रत्यक्ष संपर्क, यहाँ पे TINKS है, लिंक्स है, ये लिंक्स संबंध स्थापित करता है. नाउ आई एम अगेन कमिंग टू these 5 points कि inclusiveness means different things: poverty reduction, group equality, regional balance, inequality, empowerment. If you have any question with respect to these 5 points, then you can clarify. फिर we can proceed ahead. अगर इस संदर्भ में आपके कोई अगर आप चिंता बताएं, मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो. हमने डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिवनेस यहाँ पर रखा हुआ है. सर रीजनल बैलेंस क्या है? रीजनल बैलेंस का मतलब है कि जहां पर देश में सभी राज्य, सभी क्षेत्र एक समता आधारित आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सके. ये नहीं कि किसी राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पिछड़ गया, किसी राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है, किसी राज्य में या किसी सेक्टर में या किसी डायरेक्शन में. हम जब इंडिया को बांटे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट पिछड़ गया लेकिन साउथ स्टेट ज्यादा है. दैट इज नॉट रीजनल बैलेंस. रीजनल बैलेंस मींस स्टेट लेवल बैलेंस एंड रीजन लेवल बैलेंस ऑफ द कंट्री. ज्योग्राफिकल रीजन्स, यहाँ पे रीजनल बैलेंस का मतलब ये है. आसान होगी मेरे ख्याल से आपको. रीजनल बैलेंस का मतलब क्या है? क्षेत्रीय संतुलन. चाहे उसको हम लोग अलग अलग राज्यों के स्तर पर देखें या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर देखें, तो बैलेंस होना चाहिए. बहुत हाई और बहुत लो इस लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनबैलेंस होगा ये संतुलन, नेचुरली इट विल क्रिएट मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और कोई इशू बताएं इसमें अगर आपको समझना हो तो. इंक्लूसिवनेस एज एम्पावरमेंट. एज एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि वेयर इट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पर ये डेमोक्रेसी जो हमारा है वो भागीदारी आधारित है. यानी एम्पावरमेंट मींस सिंपली यहाँ पर पार्टिसिपेशन. इट मींस वेयर वी आर एबल टू डिमांड द बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज राइट. दैट इज एम्पावरमेंट. मैंने अभी कहा था ना कि आप केवल उसको
whatever has been received by you, you remain gratefully energy. But we are so empowered that we are able to demand by right. We can demand the opportunities by right. And empowerment means many things. It can be social empowerment, it can be political empowerment, it can be gender empowerment. That is inclusiveness. यानी ऐसा नहीं हो कि 1 second please. Hello. Morning. I'm in class. We'll meet at 10:30. Okay. I will be there. Okay. Thank you. यानी जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट को हम लोग जब इंक्लूसिव कहते हैं तो इंक्लूसिवनेस के बहुत डायमेंशंस हैं. मैंने बताया कि इट कैन बी जेंडर एम्पावरमेंट, it can be social empowerment, it can be economic empowerment, it can be political empowerment. We can see the empowerment by many things, but it means simply that we are empowered as participation. हमें भागीदारी का अधिकार हो, निर्णय लेने का अधिकार हो. That is empowerment. I hope it is simple now. Or any other issue? Is it okay? What is empowerment? Yes, sir. Or any other issue? I will mention 5 issues here. Sir, fourth inclusiveness and inequality. Inclusiveness and inequality. Fourth. Which one is asking? Yes, sir. Fourth. देखिए दो यहाँ पर 2 है. सेकंड एंड फोर्थ को अगर देखें तो एक है ग्रुप इक्वलिटी और एक है इनइक्वलिटी. मैं दोनों को ब्रीफली बात कर दूं. When you talk about inclusiveness as group equality, it means you are talking about specific groups which have remained excluded and now we want to include them. For example, groups of people, as we are categorized them as, suppose, scheduled caste, scheduled tribes, minorities, or differently abled groups. These are the groups. Social groups. These groups should be inclusive, have moved towards inclusiveness. यहाँ पे ग्रुप की बात करें, ग्रुप इक्वलिटी. मेरे ख्याल से आसान ग्रुप का मतलब क्या है. और इनइक्वलिटी का मतलब बेसिकली जो आपका 4th पॉइंट है, वो इनइक्वलिटी का मतलब है बेसिकली इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम. हम लोग जब भी विषमताओं की बात करते हैं तो प्रायः इसे हम लोग आय विषमताओं के रूप में देखते हैं कि इनकम इनइक्वलिटीज व्हिच वी मेजर on the basis of so many statistical indicators like Gini coefficient, Lorentz curve, Palma index. There are so many measurements of inequality in a country. Basically it means economic inequality. तो आय विषमताएं कम होनी चाहिए और जो ग्रुप इक्वलिटी है वो है सामूहिक विषमताएं कम होनी चाहिए. आसान है मेरे ख्याल से इनइक्वलिटी. नाउ जो हम लोग बात करें इंक्लूसिव इनइक्वलिटी, तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि परफेक्ट इक्वलिटी और यू कैन से जीरो इनइक्वलिटी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ये कभी नहीं होता कि कोई भी असमानता ना हो. बट इंक्लूसिवनेस मीन्स टू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी. विषमताएं कम हो, ये इंक्लूसिवनेस है, क्योंकि शून्य विषमता एक परिकल्पना मात्र हो सकती है, वास्तविकता नहीं हो सकती. That is what is meaning of inequality of income. That should be reduced, or it should be more equal distribution of income and wealth among people of any country. And group equality is the second point. That means when you identify the exclusive groups and inclusive groups, जहां पे ग्रुप के रूप में देखते हैं, it can be the group of women, it can be group of social groups, जैसे मैंने 3-4 चर्चाएं की आपसे. That is group equality को include करना. आसान होनी चाहिए बात मेरी कि क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं. These 5 points. Next part is कि what is the meaning. The concept of inclusiveness goes beyond the narrow objective poverty reduction. लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक्लूसिवनेस की संकल्पना है
ये निर्धनता में कमी लाने के संकीर्ण उद्देश्य से कहीं ज्यादा व्यापक है। इसे केवल पॉवर्टी रिडक्शन के रूप में न देखें। तो इसलिए मैंने जो आपके लिए 5 लिखे थे, वहां पर पॉवर्टी केवल एक हिस्सा है, नंबर 1, बाकी चारों पॉवर्टी का हिस्सा नहीं है। इसलिए क्या लिखेगा कि बट वी शुड नॉट define inclusiveness only in terms of poverty reduction. It encompasses a much broader approach to distributional objective. अर्थात ये एक कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण है जो वितरण के उद्देश्य को के लिए आता है। Inclusiveness is an integral part of the growth strategy. समावेशन जो है वो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया का एक आंतरिक घटक है। Inclusiveness is a process where the distribution of income moves in favor of poor and marginalized as a part of growth process itself. मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, उसी को थर्ड पॉइंट में क्लियर कर रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जो प्रक्रिया है उसका अर्थ यह है कि जहां पर आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के एक आंतरिक भाग के रूप में खुद ब खुद आय का प्रवाह निर्धनों तथा पिछड़े हुए समूहों के पक्ष में होता है। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब यही है। एंड दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, दैट इज मींस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में इंक्लूसिव ग्रोथ कहीं और ज्यादा बढ़कर है। तो मैंने लिखा है इन इंडियन सोशल कंटेक्स्ट inclusiveness is the in economic sense has to be accompanied by socio-political processes। भारत के संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में इसका अर्थ सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है that simultaneously and systematically break the social barriers। अर्थात जो प्रक्रियाएं साथ साथ और एक सिस्टम के रूप में, पद्धति के रूप में उन सामाजिक अवरोधों को दूर करती है, उन डिस्क्रिमिनेशन, उन भेदभाव को दूर करती है जो कास्ट, जेंडर, रिलीजन और एथनिसिटी, जो जाति, लिंग, धर्म और निर्जाति के रूप में हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन सोशल बैरियर्स को तोड़ना ही इंक्लूसिवनेस का अर्थ है आर्थिक संदर्भ। आई होप इट शुड बी वेरी सिंपल नाउ। मैंने अभी कहा था सर निर्जाति मतलब क्या होता है? एथनिक कहते हैं कि हम लोग जो है द्रविड़ है या हम लोग गैर द्रविड़ है, दैट इज एथनिसिटी, एथनिक, रेस। क्लियर है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि द्रविड़ संस्कृति, तो इट इज एथनिसिटी। अब उसमें बहुत से रिलीजन हो सकते हैं। आई थिंक अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एथनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है इसमें। यानी किसी भी आधार पर, यहाँ कहने का मतलब है चाहे वो हमारे वंश के आधार पर हो, एथनिसिटी, हम किस वंशज में हैं, किस वंश से उत्पन्न हो रहे हैं, उसके आधार पर हो हम किस धर्म के हैं, किस लिंग के हैं या किस जाति के हैं। तो ये जो इन आधारों पर जो भेदभाव किया जाता है और जो सोशल बैरियर्स खड़े किए जाते हैं, सामाजिक अवरोध खड़े किए जाते हैं, उन बैरियर्स को तोड़ना, उन्हें कम करना, उनको हटाना ही इंक्लूसिवनेस का हिस्सा है सोशल कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में। क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में जब भी हम इकोनॉमिक सेंस की बात करते हैं तो ये सामाजिक हिस्से भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आई थिंक इट शुड बी वेरी सिंपल नाउ। यस सर। अब इसे कैसे डिफाइन किया है वर्ल्ड बैंक ने और यूएनडीपी ने? मैंने दो एग्जांपल सामने रखे जो बड़े इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड बैंक कहता है, विश्व बैंक कहता है, फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग रीजनल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र आधारित संभावनाओं को विस्तार करना, एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड थ्राइविंग मार्केट्स, बाजार का विस्तार करना और वहां तक पहुंच को व्यापक करना, एंड एक्सपेंडिंग इक्विटी इन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तथा भारतीय लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए भी अवसरों में विस्तार करना और समानता को विस्तार करना, नो मैटर हु दे आर और वेयर दे आर, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। अगर हम ये करते हैं, दैट इज नोन एज इंक्लूसिवनेस।
तो वर्ल्ड बैंक ने इसको और इनलार्ज किया है इसके कंसेप्ट को, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के रीजनल स्कोप को विस्तृत करना, मार्केट को विस्तृत करना, बाजार तक पहुंच को विस्तृत करना, अवसरों और समानता विस्तृत करना अगली पीढ़ी के भारतीयों के लिए भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्थान पर हो. That is known as inclusiveness as far as World Bank is concerned. And it has very beautifully defined by United Nations Development Program UNDP. मैं लिखा है कि UNDP defines inclusive growth by laying emphasis on the production and income side of GDP. सर अपने ओन वर्ड्स में सर आप समझाइए. मैं तो अपने ओन वर्ड में समझा रहा हूँ, पहले दूसरा समझाऊं तो फिर समझाता हूँ. मैं इंग्लिश वाला केवल आपके सामने पढ़ने के लिए रख रहा हूँ और मैं बात हिंदी में भी कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी कर रहा हूँ, अपने शब्द में समझा रहा हूँ. मैंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने इंक्लूसिव ग्रोथ की परिभाषा करते हुए इसको जीडीपी के उत्पादन पक्ष और आय पक्ष पर बल देते हुए किया है. यह परिभाषा कहती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया है और इसका ऐसा परिणाम है जहां पर लोगों के सभी समूह उस ग्रोथ की प्रक्रिया में भागीदारी कर सके और उस ग्रोथ के लाभ को भी प्राप्त कर सके. अगर आप एक इक्वेशन, एक समीकरण बनाएं तो उसके लेफ्ट साइड राइट साइड होगा कि नहीं, बीच में इक्वल टू लेफ्ट साइड होगा कुछ, राइट साइड होगा कुछ. अब उसी को मैं लिखा है, जो आपको परिभाषा यूएनडीपी की, उसी को थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इंक्लूसिव ग्रोथ रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन. समावेश समृद्धि एक समीकरण को व्यक्त करता है विद ऑर्गेनाइजेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिसके बाएं पक्ष पर संगठन है, एंड बेनिफिट्स ऑन राइट हैंड साइड, तथा उसके लाभ दाहिने पक्ष पर है. अब ये सेकंड पॉइंट है, उसी को मैंने थर्ड पॉइंट में डिफाइन किया है. अब मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूं आपको. फिर से देखिए, आपने लिखा है द यूएनडीपी डिफाइंस इंक्लूसिव ग्रोथ बाय लेइंग एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन एंड इनकम साइड ऑफ जीडीपी. प्रोडक्शन एंड इनकम साइड ऑफ जीडीपी. जीडीपी का अर्थ आप जानते ही हैं. जीडीपी का मतलब है कि विविध प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ और उससे आय उत्पन्न हुई. ये तो जीडीपी है आपका. तो आप कह रहे हैं जब जीडीपी में क्या शामिल होता है, ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन. तो ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स. आप तमाम प्रकार के उत्पादन के साधनों को एकत्र करके, संगठित करके उत्पादन करते हैं. तो इस बात को हम लोग ले रहे हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर. और जो लोग या जो घटक उत्पादन के संगठन में शामिल हैं, उनको राइट साइड पे बेनिफिट मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट इज इनकम. उत्पादन तो आय है, तो आपने पेपर 1 में बहुत डिटेल पढ़ाई है आपने. तो जीडीपी लेफ्ट साइड पर है प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ, और राइट साइड पर है उसके बेनिफिट्स यानी इनकम. अब ये कह रहे हैं कि अगर जो ये इक्वेशन है, इसके लेफ्ट साइड यानी प्रोडक्शन साइड में केवल कुछ एक्सक्लूसिव फैक्टर्स ही शामिल हों, केवल कुछ पूंजीपति ही शामिल हों, केवल कुछ हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही शामिल हों प्रोडक्शन में, तो राइट साइड में जो बेनिफिट्स है वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो शामिल थे. तो अगर ऐसा होगा, दैट विल बिकम एक्सक्लूसिव ग्रोथ. लेकिन अगर प्रोडक्शन साइड में वो लोग भी शामिल हो जाएं जो अब तक अलग थलग रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने की, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे इकोनॉमिक बेस्ड हो, when all groups are able to participate in production, only then all groups will be able to get benefits of production also equitably, समता मूलक ढंग से. यही इंक्लूसिव ग्रोथ है. तो मैंने लिखा इसमें यूएनडीपी के डेफिनेशन में, the process and the outcome where all groups of people have participated in the organization of growth and have benefited equitably from it. एक ऐसी प्रक्रिया उत्पादन की और समृद्धि की जहां पर समाज के सभी समूह भागीदारी कर सकने में सक्षम थे तथा सभी समूहों को समता मूलक आधार पर उससे लाभ भी प्राप्त हुए हैं. अगर ऐसा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन. तो ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आपको इसमें कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ?
UNDP has very beautifully and very simply defined the inclusive growth in terms of the equation. मैंने इक्वेशन समझाने की चेष्टा की, इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, लेफ्ट साइड इक्वेशन, राइट साइड इक्वेशन क्या है, लेफ्ट साइड पर जीडीपी प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट साइड पर उसके बेनिफिट्स है, वो अगर दोनों ही साइड में इक्विटेबल पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव जस्टिस, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ. Now, any question on this part? It's a very important issues I am raising. बड़ा important है ये दोनों ध्यान रखिएगा, because you will not get all these things in books. इसलिए आप यहाँ से समझ लीजिए इसको, मैं इसको PPT आपसे शेयर भी कर दूंगा, but you can understand what we want to stress here. No, sir. Is it okay? Very clear? Yes, sir. Okay, very good, very good. Now, there are so many definitions of inclusive growth given by so many economists, so many thinkers. I've just mentioned a couple of names like Kakwanian, Perenia in 2000, White and Anderson 2001, Rebellion and Chen in 2003, etc. But most of the definitions focus on some key elements of inclusiveness, which can be mentioned as elements of poverty is a part of it, inequality is part of it, growth is a part of it, and so many things. तो मैंने बहुत सारे तत्व लिखे हैं जो अलग अलग अक्षात्रियों ने, अलग अलग संगठनों ने इंक्लूसिवनेस को डिफाइन करने में कुछ एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है. तो एवरी डेफिनेशन हैज ओन focus of element. So I have just summarized some major elements which have been included by different economists in different definitions and different institutions or organizations also. इसमें निर्धनता का भी तत्व है, असमानता की बात भी हम लोग करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उत्पादक रोजगार की बात करते हैं, कैपेबिलिटीज एंड एम्पावरमेंट की बात भी, क्षमताओं की बात भी करते हैं, शक्तिकरण की बात भी करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी पर फोकस करते हैं, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना या आधारभूत ढांचे तक पहुंच की बात करते हैं, सोशल प्रोटेक्शन सामाजिक संरक्षा, पार्टिसिपेशन या भागीदारी, टारगेटेड पॉलिसीज लक्ष्यीकृत नीतियां, बेसिक सोशल सर्विसेज आधारभूत सामाजिक सेवाएं, गुड गवर्नेंस सुशासन, अपॉर्चुनिटीज अवसर, बैरियर्स फॉर इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए बाधाएं उनकी बात करते हैं, एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ के लाभों की बात भी करते हैं. I have mentioned some key elements. If you want to know about any element, then I can discuss. Meaning में. Okay, I hope it is simple. Then question is inclusive growth. Why, what, and how? क्यों inclusive growth? क्या इंक्लूसिव ग्रोथ और कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ? There are three questions of inclusive growth: why, what, and how. सवाल है कि why, आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों चाहिए हमें? हालांकि इसकी डिफाइन मैंने पहले भी किया था आपको इनिशियल में 2 issues and 3 priorities में भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. Even if the rates of economic growth are high, nothing will trickle down to those who are not involved in the growth process, either as entrepreneurs or employees, because of lack of appropriate capabilities. हम ये कह रहे हैं भले ही आर्थिक समृद्धि की दरें उच्च हो, फिर भी उन लोगों को इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा जो या तो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में उद्यमी अथवा कर्मचारियों के रूप में शामिल नहीं थे. क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी कि वो इसमें शामिल हो सके, चाहे वो उद्यमी के रूप में अथवा कर्मचारी रूप में शामिल हो सके. This is why the government has to intervene and orchestrate an inclusive growth path. यही कारण है कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि हम एक समावेशी समृद्धि का मार्ग निर्धारित कर सके. देखिए यहां पे लिखा है either as entrepreneurs or as employees. एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके पास पर्याप्त क्षमता है उद्यमिता की, which includes capital, which includes knowledge, which includes opportunities, which include other capabilities of entrepreneurship. तो अगर कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई समूह
ये क्षमता नहीं रखता है, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लाभान्वित होगा। और एम्प्लॉइज या कोई व्यक्ति कर्मचारी बनने में सक्षम नहीं है, कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है बिकॉज लैक ऑफ कैपेबिलिटीज, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो हम इंक्लूसिव अगर करना चाहते हैं, इसका मतलब है हम उद्यमिता को भी बढ़ाना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट नीडेड इंटरवेंशन एंड दैट इज व्हाई इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। ये तो क्वेश्चन था व्हाई। फिर क्वेश्चन है व्हाट, इंक्लूसिव क्या हो, कैसे हम ये क्षमताएं बढ़ाएं। हमने लिखा है बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज as part of inclusive growth strategy calls for measures aimed at ensuring that each person has a healthy and long life and 12 years of or more of world class education। क्या किया जाए इसके लिए? हमने कहा पहली बात तो कि मानव क्षमताओं का निर्माण किया जाए, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रक्रिया का एक घटक होगा। लेकिन मानव क्षमता निर्मित करने के लिए आवश्यक है कि हम ये इंश्योर करें कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सके और 12 वर्ष या उससे अधिक का विश्व स्तरीय शिक्षा भी प्राप्त कर सके। यानी एजुकेशन एंड हेल्थ, these two are most important components of building human capabilities। और आपको याद होगा these components are integral part of human development index also। मानव विकास सूचकांक के भी ये दो महत्वपूर्ण घटक है, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य। फिर हम लिख रहे हैं कि why do we, what will difference will make, लिखा with good health and education most will gain the capacity to derive reasonable purchasing power and stay out of poverty। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया है तो अधिकांश लोग इस बारे में सक्षम होंगे कि उनके वो पर्याप्त क्रय शक्ति या पर्याप्त आय अर्जित कर ले और निर्धनता के दायरे से मुक्त हो सके। इन एडिशन हेल्थ एंड एजुकेशन inclusive growth requires a reasonable degree of quality of housing। that is requires होना चाहिए, requires not requires। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा इसके लिए एक कम से कम एक उचित प्रकार के हाउसिंग या आवास या आश्रय भी चाहिए। That has to be, व्हाट का जवाब यहाँ पे जो है, व्हाट मीन्स एजुकेशन, व्हाट मीन्स हेल्थ, व्हाट मीन्स हाउसिंग। हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, these are to be promoted to increase inclusive growth। this is what and how, कैसे किया जाए? तो आपने लिखा है हाउ में सवाल है हेल्थ टू इंश्योर अ फेयर डिग्री ऑफ इक्विटी इन मैटरनल एंड चाइल्ड केयर अक्रॉस द पॉपुलेशन। पहला यह है कि संपूर्ण जनसंख्या के लिए एक उचित प्रकार की, उचित स्तर की मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का समता मूलक स्वरूप सुनिश्चित किया जाए। यानी बच्चों और मां के स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर फेयर डिग्री ऑफ इक्विटी सुनिश्चित की जाए, एक उचित स्तर की समानता हो। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और उपलब्धता एक उचित प्रकार की जाए, तभी हम व्हाट एंड व्हाई का जवाब दे पाएंगे। सेकंड एजुकेशन, तो आपने लिखा था मिनिमम इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, यानी स्कूली शिक्षा में न्यूनतम असमानताएं हो। एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर अप टू क्लास 12, 12 क्लास 12 तक एक उचित गुणवत्ता की शिक्षा भी सुनिश्चित की जाए। दैट इज हाउ। एंड थर्ड इज हाउसिंग, अ ड्वेलिंग यूनिट, minimum one room, toilet and kitchen is critical for providing environment। ऐसा ये साथ साथ टॉयलेट एंड किचन भी होना चाहिए, क्योंकि यही एक स्वस्थ जीवन के लिए आधार होता है, ताकि हम सैनिटेशन, साफ सफाई, शौचालय और जल की उपलब्धता वहां पर हो और वो निरंतर हो, ताकि एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट हम बना सकें। तो हेल्थ, हाउसिंग एंड एजुकेशन, बाय इंप्रूविंग दीज वी कैन हैव इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रक्चर। एंड लास्ट में हम आ रहे हैं
कि इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स अ मच ग्रेटर रोल ऑफ द स्टेट्स एंड क्लोजर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। अगर हमें पूरे देश में समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित करना है तो इसमें राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। साथ ही साथ राज्य और केंद्र के मध्य एक घनिष्ठ समन्वय तालमेल भी बहुत आवश्यक है इंक्लूसिवनेस के लिए। हम लोग राज्य की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, ग्रेटर रोल ऑफ स्टेट्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लेड ग्रोथ लाई इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। जो हमारे अधिकांश कार्यक्रम है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, अधिकांश कार्यक्रम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए या टारगेटेड बेनिफिट्स के लिए, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और स्थानीय निकायों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं, राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, बिकॉज सेंटर की भूमिका है सीमित है। सेंटर की भूमिका क्या है? सेंटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वुड मेनली लाई इन क्रिएटिंग द एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज एंड नेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र की भूमिका मुख्यतः एक उचित समष्टिभावी आर्थिक वातावरण निर्मित करना, वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को निर्धारित करना जैसे आरबीआई की, सेबी की आदि, और नेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्मित करना, हवाई अड्डे, पोर्ट एक्सेट्रा। अदरवाइज मेजर इश्यूज those lie within the ambit of the state governments. That is why states have a much greater role for inclusiveness, but that greater role will be effective only when we have a greater coordination between central states. Towards inclusive development, India has been implementing programs for social sectors. अब ये उद्देश्य जो कि हमने कहा मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के केंद्र में है, और भारत में बहुत सारे कार्यक्रम भारत ने किए हैं। आई एम नॉट गिविंग यू द नेम्स। इंडिया हैज बीन इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम फॉर सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ। भारत में अनेक कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर के लिए किए गए टू इंक्लूड विमेन एंड माइनर सेक्टर सोसाइटी टू ब्रिज द गैप्स इन एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ आउटकम्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब एक नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप इसके क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो आदि, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, मिड डे मील प्रोग्राम हो, बालिकाओं संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हो, विमेन संबंधी कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो। ये सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं, सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोग्राम्स हो, इन सभी का जो उद्देश्य है वो है इंक्लूसिवनेस, ताकि एजुकेशनल अटेनमेंट बढ़ा सके, हेल्थ आउटकम इंप्रूव किया सके और जा सके। दो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंट मार्केट एसेंशियल। हालांकि समष्टिभावी आर्थिक समृद्धि और कुशल बाजार आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू इक्वली इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स टू मेक ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड। किंतु उतना ही आवश्यक यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस समृद्धि के लाभ सभी लोगों तक व्यापक स्तर पर इक्विटेबल आधार पर पहुंच सके। मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं। टू कंक्लूड, स्ट्रेंथनिंग द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम सपोर्टिंग ग्रोथ deserve to be a top priority for countries whether they are experiencing slow growth, elevated inequality or both. This is the imperative for countries seeking to thrive in the fourth industrial revolution. ऐसे सभी देशों के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ आवश्यक है जो चौथे औद्योगिक क्रांति को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, चाहे वो देश निम्न समृद्धि और उच्च विषमताएं अथवा दोनों का सामना कर रहे हों। इन सभी देशों के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ वी हैव आल्सो, जो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है सिंस 2015, जिसमें उन्होंने 3 पिलर्स एंड 12 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिए हुए हैं। 3 पिलर्स आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इंटरजेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। वो 4 पिलर्स की बात करते हैं, फिर वो रैंक करते हैं कंट्रीज को एटसेट्रा। यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट
और इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट ओनली द इशू ऑफ इंडिया बट ए ग्लोबल इशू, इंक्लूडिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इशू भी है ये। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया रैंक्स वेरी लो। जो इनका लास्ट इंडेक्स 2018 का है, इन्होंने 12-16 तक का टाइम में 18 का इंडेक्स रिसेंट इंडेक्स है, वहां पर इंडिया का रैंक आउट ऑफ 74 emerging nations, India has 62nd rank, which is very low rank. उन्होंने दो हिस्से बांटा है, एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, एंड इंडिया हैज वेरी लो रैंक इन दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज के ग्रुप में। और ब्रिक्स में भी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में भी हमारी स्थिति बेहतर है केवल साउथ अफ्रीका से, अदरवाइज वी आर पुअरर देन ब्राजील, रशिया एंड चाइना। This is all about the inclusive growth. So I have defined it in many longer terms, so many words, so many concepts. अगर आप कोई भी अगर फिर से बात करनी है तो इसको करें। I have completed my part of inclusive growth, which is very important for every examination. हर बार पूछा जाता है सवाल पर, not only your examination but also for civil services. Inclusive growth, इसके nature, इसके dimension, very important because हमने लिखा because this is the core of the development economics right now. We can have many examples in this regard also. If you want to discuss anything, then I can discuss any part of it. अगर कोई सवाल पूछना बताइए। जितनी बात हमने की, मैंने आपको कई पेजेस का स्लाइड शेयर किया आपसे, सबको डिफाइन भी किया। Still you have any question, then you can ask the question. And you can have many examples, everyday example to define inclusive growth also. सर इंडिया का रैंक इसमें क्या बताए हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में? लिखा तो आपके सामने 62वां स्थान है इमर्जिंग इकोनॉमी। दो हिस्से में बांटा जाता है इसको। ये देखिए 12 इंडिकेटर्स हैं और 3 आयाम हैं, ठीक है। अब इसका पर सर आयाम मतलब अरे बाप रे, जब मैंने आपको मानव विकास सूचकांक पढ़ाया था तब आप उपस्थित थे कि नहीं HDI में? नहीं सर, मानव सूचकांक में नहीं था उपस्थित। HDI मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया था। मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछा जाता है HDI के डायमेंशन। मैंने कहा था देयर 3 डायमेंशन है, 4 इंडिकेटर्स, 4 संकेतक हैं, 3 आयाम हैं। यहां पर आप देखिए मैंने बोल्ड में 3 लिखा कि नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज 1 पिलर और 1 डायमेंशन, इंक्लूजन इज 2nd पिलर, 2nd डायमेंशन, इंटरनेशनल इक्विटी एंड 3rd डायमेंशन, 3rd पिलर। ये 3 डायमेंशन है और हर डायमेंशन के अंदर 4 इंडिकेटर्स है परफॉर्मेंस के। तो दे आर 12 की इंडिकेटर्स अंडर 3 पिलर्स और 3 डायमेंशंस, और इनको स्कोर करके रैंक किया जाता है। स्कोर इज फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 के पैमाने पर स्कोर किया जाता है। जैसे आपको याद होगा HDI में 0 to 1 पर स्केल किया जाता है, याद होगा HDI का। और इस आधार पर देशों को 2 हिस्से बांटा जाता है। जो अंतिम आपका इंडेक्स है जिसमें 2012 से 16 के चेंज पर आधारित है, उसमें 29 अग्रणी देशों और 74 इमर्जिंग कंट्रीज के लिए इसे रखा गया। इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमीज में मैंने लिखा कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में 75 इमर्जिंग इकोनॉमी में नंबर 1 पे लिथुआनिया है, नंबर 74 पे मोजाम्बिक है इमर्जिंग में। एडवांस्ड में नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 29 पे ग्रीस है। हायर द वैल्यू हायर द रैंक। फिर मैंने लिखा है कि among BRICS we are part of BRICS, we are part of emerging economies also। तो 74 उदीयमान देशों में भारत का रैंक 62 है और स्कोर है 3.09। मैंने ब्रिक्स नेशन में जो 5 देश है ब्रैकेट में उनका रैंक लिखा है और आगे उनका स्कोर लिखा है। तो भारत का रैंक 74 देशों में 62वां स्थान है, यानी हम बहुत नीचे रैंक पर हैं। सबसे नीचे मोजाम्बिक है और ब्रिक्स में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है। लेकिन अगर आप तुलना करें रशिया की, रशिया हमसे बहुत ऊपर है, वैल्यू 4.20, रैंक इज 19, चाइना रैंक इज 26, ब्राजील रैंक 37, वी आर 62, वेरी पुअर रैंक आउट ऑफ 74 कंट्रीज, दैट इज IDI। तो मैंने ये यहाँ पे मैंने इसलिए दिया ताकि जो डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो एक ग्लोबल लेवल पर भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट है, और हमारे देश में तो है ही। तो मैंने इसीलिए लिखा था कि भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो मैंने इसीलिए उसको स्टार्ट किया था कि 2 issues and 3 priorities जो है भारत के लिए, दैट इज एसेंस ऑफ द इंक्लूसिवनेस।
और खुद प्लानिंग कमीशन ने ये कहा कि 90s से हमने ग्रोथ तो बहुत ऊंचा प्राप्त कर लिया, ग्रोथ तो हम न्यू हिंदू ग्रोथ रेट पर आ गए, न्यू हिंदू ग्रोथ रेट आ गए। देखिए 2010 7.3%, लेकिन वो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं हो सका। मैं एग्जांपल देता हूं, एक आध एग्जांपल इससे अलग हटके तो आपको समझ आएगा। इफ a young girl, a small girl is denied the benefits of schooling, अगर हम एक बालिका को स्कूली शिक्षा के लाभ से वंचित कर दें, उसको ना पढ़ाएं, then in later part of her life she will not be able to participate effectively in economic, social and political dimensions of the country। तो वह आगे चलकर बड़े होकर देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में सशक्त भागीदारी से वंचित हो जाएगी, अर्थात वो एक्सक्लूड हो जाएगी, इन लाभों से इंक्लूड नहीं हो पाएगी। दैट इज एजुकेशन। इफ अ विलेज हैज नो कनेक्टिविटी ऑफ रोड, ऑफ पावर, देन the villagers will remain excluded from the benefits of growth। अगर कोई गांव संपर्क मार्गों से, बिजली सुविधाओं से, चिकित्सा सुविधाओं से, शिक्षा सुविधाओं से अलग थलग रह जाए, कट जाए, तो वो पूरा पूरा गांव या ग्रामवासी भी इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, वो उनको ग्रोथ का लाभ नहीं मिलेगा। दैट इज द एसेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। और हमने लिखा कि भारत ने ग्रोथ तो बहुत प्राप्त कर लिया, स्टनिंग ग्रोथ बट जॉबलेस, बूमिंग इकोनॉमी बट गैप्स। अर्थव्यवस्था तो बूम कर रही है, अभिवृद्धि कर रही है, लेकिन गैप, अंतराल, धनी निर्धन का अंतराल भी बढ़ता गया है, बेरोजगारी बढ़ती गई है। दैट इज नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स वेयर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर एबल टू पार्टिसिपेट इक्विटेबली and are able to benefit it equitably. That is inclusive growth. That is the UNDP's equation, left side and right side, and which has been defined in many terms such as justice, equity, distribution, human face and poor. These all are different dimensions of definitions of inclusive growth। मेरे ख्याल तो आसान होनी चाहिए बात है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, मैंने बहुत ही डिटेल कर दिया इसका आपके सामने। अब भी कोई बातें हो तो बताइए आपसे। I will share the PPT also with you। मैं आज शाम तक आपको शेयर भी कर दूंगा, इसमें एक आध स्पेलिंग से उसको करेक्शन करके मैं आपको शाम को शेयर कर दूंगा। That was the last component of our units। Now I have completed all the components, all the part, total course हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन्होंने कहीं मिस कर दिया, मैं उनकी बात अब नहीं कर पाऊंगा। सर प्लानिंग का पूरा पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं ये कर दूंगा, पूरा एक साथ ही तो है, एक साथ सारी चीजें साथ है। ये तो बनी थी, आप देखा ये बहुत सारे पेजेस में, बहुत सारे पेज हमने और सर ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला भी पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैंने उसका क्लास नहीं किया था। ठीक है, वही भेज दूंगा, वही भेज दूंगा, ठीक, वही भेज दूंगा प्लीज सर। ठीक है, पूरा प्लानिंग और पूरा इसे पूरा भेज दूंगा। ठीक है, ओके। यस सर, ओके यस सर। Therefore it was our last formal meeting, so I should say all the best for your examination। बढ़िया कीजिए and try to opt economics in BA part 3 also if you have any interest in economics। otherwise you can leave economics also। तो मैं तो चाहूंगा कि आप economics को आगे रखें थर्ड ईयर में भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा, खासकर इकोनॉमी, जरूर रखेंगे। ये सारी बातें जो है आपके सिविल सर्विस में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो सर डेवलपमेंट प्लानिंग का सर और क्लास नहीं कर पाए सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ सारा भेज दूंगा। हमने बहुत डिटेल किया था सर, जब तक इतनी। हाँ बताएं सर, जब तक आप पढ़ाएंगे तब तक इकोनॉमिक्स रखेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं 20 साल पढ़ाता, 20 साल इकोनॉमिक्स रखेंगे? 20 साल तक पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे आपसे। ओके, तो जुड़े रहेंगे अलग है, और पढ़ने की उम्र कभी खत्म नहीं था, हम तो आज ही पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे से रोज पढ़ते ही रहते हैं। चलिए हम लोग थर्ड ईयर की बात आगे करेंगे। फर्स्ट जस्ट यू फोकस ऑन योर BA part 2 and just after examination please try to focus on some general studies or optional paper so that after 1 year BA part 3 के बाद जब आप सिविल सर्विस के योग्य बन जाएं, ग्रेजुएशन पार कर लें,
तो तैयारी अभी से कीजिए। मैंने बहुत सारी बातें शुरुआत में बात की थी कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट कीजिए, वर्ड पावर बढ़ाइए, ये सब आपके आगामी जीवन में काम आएगा। ओके हाँ, क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। सर जी स्टार्टिंग से आपने क्लास ली थी जब क्लास ओपन हुई थी और अगस्त, तो सर प्लीज मतलब जितनी भी फर्स्ट यूनिट अगर थोड़ा बहुत पूरा मैं पूरा भेज दूंगा आपको, पूरा भेज दूंगा। जिस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ आपको ये क्लास की न्यूज़, उसी ग्रुप में मैं आज शाम तक सब भेज दूंगा। ओके सर परचेजिंग पावर पैरिटी एक बार फिर से बता दीजिए। परचेजिंग पावर पैरिटी हमने उसमें लिखा भी था, दो तरह के एक्सचेंज रेट हम लोग देखते हैं, एक नॉमिनल, एक परचेजिंग पावर पैरिटी। सिंपल सा मतलब है कि $1, इसको जो समझिएगा एग्जांपल, $1 यूएस डॉलर से आप जितना सामान अमेरिका में खरीदते हैं, उतना ही सामान अगर आप इंडिया में खरीदें तो कितने रुपए में खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल एक निश्चित मात्रा में बंडल ऑफ आइटम्स, आपने कहा 1 किलो चीनी, 2 किलो आलू, 1 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, एक्सेट्रा। आपने एक समूह बना लिया, सबका वेट दे दिया, इतना इतने भार का वेट है। अगर ये सभी सामान आप अमेरिका में खरीदते हैं सपोज, तो उस पर आपको खर्च करना पड़ता है $100, जो अमेरिका की डोमेस्टिक प्राइस से बेस्ड है। और उतना ही सामान आप इंडिया खरीदना, तो खरीदना आपको खर्च करना तो ₹500 खर्च करने पड़ते हैं। आप कह सकते हैं सेम आइटम ऑफ कमोडिटीज कॉस्ट $500 in India, but $100 in America. It means ₹500 की क्रय शक्ति और $100 क्रय शक्ति बराबर है। In that way, ₹5 is the $1, अर्थात $5 का $1 बराबर है। अर्थात $5 से भारत में आप जो कुछ खरीद सकते हैं, ठीक उतना ही आप अमेरिका में $1 खरीद सकते हैं। ये क्रय शक्ति समता है। सर पीडीएफ मैंने बहुत बताया था बच्चे, बहुत मैंने आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट, इन दोनों के आज इंडिया की पोजीशन क्या है, वर्ल्ड में क्या है, डिफाइन कैसे किया जाता है, हमने बहुत सारी बातें इसमें की थी। कम से कम 2 दिन तो मैंने इस पर लगाया था एक्सचेंज रेट सिस्टम पर, क्योंकि उसके बगैर हम लोग एचडीआई नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने कहा था PPP पर प्रति व्यक्ति आय, जो एचडीआई का कंपोनेंट है, इनकम कंपोनेंट, वहां आता है। उसके बारे में बताया था आपको ये सारी चीजें। गुस्ताव कैसल बताया था, गुस्ताव कैसल ने कैसे डेवलप किया था, कैसे ये आगे बढ़ता है। सर पीडीएफ आप परेशान हो, पीडीएफ मैंने बोल रहा था आपको, शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। बाय नाइट यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बड़ा इंग्लिश में लिखी रहती है, हिंदी करना पड़ता है। लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, क्या मैं सुन नहीं पाया क्या बोल रहे हैं, फिर रिपीट कीजिए। आपने बोला कुछ बोला सर? पीडीएफ ग्रुप पर भेजा जाएगा या फिर ईमेल आईडी पर? हम ग्रुप पे भेज देंगे आपको, क्योंकि ईमेल आईडी सबका मेरे पास नहीं ईमेल आईडी पर, सबका ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है। ईमेल आईडी पर आता सर, काफी जो आपको ज़्यादा लंबा समय तक रहता है उस पर सर। पहली बात, जो इंफॉर्मेशन आपको क्लास की मिलती है वो ग्रुप से मिलती है कि ईमेल आईडी से मिलती है? अभी जो हमारे क्लास की, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ सर, ग्रुप से। सर बैरियर्स इन इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या कह रहे हैं, बैरियर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कहाँ पे बैरियर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना? हमने यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स की बात की थी, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक अवरोधों की बात की थी, जो मैंने कहा था कि जो रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर क्रिएट किया थी, वो बैरियर्स है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप शेयर कर लीजिएगा आपस में। और अगर किसी को ग्रुप से नहीं मिलता हो और वो चाहता है कि हम उसको मेल करें, तो आप फिर अपना ईमेल आईडी मुझे देंगे, क्योंकि ईमेल आईडी में सबका मेरे पास नहीं, जिन्होंने ईमेल आईडी की बात की है। तो if through group you can get the PDF, it is very simple। या कोई प्रॉब्लम बताइए आप। अगर यूनिवर्सिटी आएंगे आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मिल सकते हैं वहाँ पे। मैं रोज रहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में लगभग 10:30 पहुँच जाता हूँ और लगभग 4:35 तक रहता भी एवरी डे। तो अगर आप और कोई मैटर चाहिए या आपको ये PDF भी अगर चाहिए तो यू कैन कम टू यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी आके मुझसे ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके
ठीक है ये? Thank you, sir. If you're in Allahabad, you can come to university also any day. I am available every day after Holi. Holi के बाद ही आएगी, जब भी आइएगा तो I will be available. Okay, then formally all the best to all of you, and hope to meet you next year. Be a part 3, not through online. I wish. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Offline मिल सके तो बेहतर होगा. Online अच्छा नहीं लगता. चलिए. But it is. Thank you, sir. Thank you, sir. So much. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank Happy Holi. Thank you so much. Thank you, Wish you sir. a Happy Holi. very colorful and happy Holi, and more happy examination next month. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.